मरने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों करे? जो गरीब का इंसान इंसाफ नहीं होता, इसीलिए जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आज देश के सारा पीड़ितों की 13 करोड़ की लड़ाई लड़ने आई है। देश में वर्तमान की जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं भारत सरकार सहारा के प्रबंधन तंत्र को संरक्षण दे रही है या कहे कि उनके साथ हिस्सेदारी निभा रही है। 5,000 करोड़ रुपए एक लालीपाप देने के बाद देश के लोगों को गुमराह करके वो अपनी सत्ता प्राप्त करने के पूरी जोड़ तोड़ लगा रही है। वो उस बीच में जो वो लोगों को गुमराह कर रही है, उस बीच में वो उस पैसे का सेटलमेंट करके आपस में बंटवारा कर रही है, क्योंकि अब सुब्रत राय रहे नहीं तो उस पैसे का कितनी जल्दी बंटवारा हो जाए और तमाम वो जन नेता कौन बंटवारा करना चाहता है? भारत की सरकार में बैठे सभी, और मैं तो भारत की सरकार की बात नहीं करूंगा, उन सभी राजनेताओं को, तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं, बड़े नाम खुलासे हुए हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो सहारा प्रबंधन तंत्र को उनकी सीधे हिस्सेदारी है। तभी तो आप हिस्सेदारी की बात कर, अमित शाह तो पोर्टल लॉन्च किया कि 10,000 सबको मिलेगा बारी बारी। कौन सा पोर्टल? किसका पोर्टल? किसका पोर्टल? कौन का पोर्टल? सहारा इंडिया को उन्होंने बोला है ना कि 10,000 मिलेगा। कौन है वो? प्रचार मंत्री हैं अमित शाह जी। ये भारत सरकार का पोर्टल है, केंद्रीय रजिस्ट्रार का पोर्टल है। केंद्रीय रजिस्ट्रार भारत सरकार का पोर्टल होता तो 86,000 करोड़ रुपए 4 सोसाइटियों का लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए सूद ब्याज समेत के लिए हम लोगों ने आवेदन प्रस्तुत करा था। पैसे वो देती कि 5,000 करोड़ रुपए मांग करके और जिस पोर्टल की लॉन्चिंग करा के बड़े अपने दावे के साथ तमाम नेशनल चैनल मीडिया को, गोदी मीडिया को जाकर के प्रचार प्रसार कराया, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने और बड़े बड़े अखबारों ने एक बड़ा ढिढोरा पीटा। और आज 9 महीने को होने को आए। 9 महीने में तो अगर हम 9 महीने की बात करते हैं तो गर्भ में रहने वाला बच्चा भी निकल के बाहर आ जाता है। मोदी जी और योगी जी की गारंटी निकल के बाहर नहीं आ रही है और अमित शाह की गारंटी निकल के बाहर नहीं आ रही है। ये गारंटी पे गारंटी देती है और जनता सड़कों पे त्रस्त होकर मर रही है। 9 करोड़ लगभग 86,000 करोड़ रुपए सूद ब्याज समेत 1.5 से 2 लाख करोड़ है और वो एक लुटेरा हिंदुस्तान का। आपका कितना पैसा निवेश है सर? हम सभी साथियों का, अगर मेरे अकेले माने जाए तो 70 से 80 लाख रुपए मेरे परिवार का है। और ऐसे ना जाने कितने साथी ऐसे हैं जो 1 करोड़ 20 लाख 10 लाख 15 लाख 25 लाख इन सभी आप ये गिनती सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि इतने बड़े आंकड़े आपको प्रस्तुत करेंगे। जो सरकारी आंकड़े कह रही हैं वो सरकारी आंकड़ों को भी फेल करता हुआ ये आंकड़ा दिखता है और हाथों में सबके बांड है। मैं यही बात पूछना चाहता हूं कि अगर भारत की सरकार आंकड़े प्रस्तुत कर रही है और एक तरफ ये कहती है कि बड़े लोगों का ब्लैक मनी पैसा लगा है, ये पैसे लेने नहीं आते, सेबी का स्टेटमेंट है कि लोग अपना पैसा लेने के आते हैं, ब्लैक मनी का पैसा है इस नाते निवेशक लेने नहीं आते। तो आए जंतर मंतर पे भी आए और तमाम ऐसी जगहों पे आए जहां हजारों के साथ लेके खड़े होते हैं, उनके हाथों में बांड है। ये डिसाइड करे भारत की सरकार या सहारा प्रबंधन तंत्र कि ये निवेशक का बांड फर्जी है क्या। मूल्यांकन करे, उसकी जांच करे, सत्यता कराए और उनका निवेशकों का पैसा वापस करे। लेकिन स्थिति ये बन रही है कि चूंकि सरकार और प्रबंधन तंत्र दोनों मिलीजुली है और आज उसी मिलीजुली होने के नाते दर की ठोकरें खा रहे देश के निवेशक। हर साल आप लोग लगातार हर महीने कहीं न कहीं आंदोलन कर रहे हैं। रीजन क्या है कि सरकार बात नहीं सुन रही है? सरकार लंबी है, अभिमानी है, एक मतवाला हाथी है। वो कहीं ना कहीं देश के लोगों में बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। गरीब जनता को चूसने का उसका काम है। ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। मैं भारत की संवैधानिक सरकार नहीं मानता इसको, क्योंकि जब भारत की सरकार, एक समय आपको याद होगा, आप नौजवान हैं, ऐसे ही कोई नौजवान साथी 100 साल पहले भगत सिंह सदन में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बता गया था कि नौजवान जाग चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ के चले जाओ। 100 साल बाद फिर भगत सिंह को आना पड़ा।
देश में अब नौजवान भगत सिंह को आना पड़ रहा है। अगर नौजवान भगत सिंह आ रहे हों और जिसकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, आप भी संसद में जाइएगा क्या? अगर आप ये चाहते हैं कि देश के संवैधानिक व्यवस्था में कोई व्यवस्था में तब्दील नहीं है, तो कोई ना कोई भगत सिंह तो बनता ही है। इस सदन में ना सही, किसी और सदन में सही। अगर आप सोचिए ना कि आप जिसको कहते हैं, आप जिसको सामान्य इंसान कहते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर को कभी उसने देखा नहीं था, राजनीति से उसका कोई पाला था नहीं, आज अपने हाथों में अपने बांड की कापियां लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक आ सकता है। अगर उसको भुगतान नहीं मिल सकता तो किसी स्तर से जा नहीं सकता। लोकतंत्र है। मैंने कितनी बार कह दिया, कितना कहलवाएंगे भारत की सरकार। और अगर संवैधानिक व्यवस्था है तो 13 करोड़ निवेशकों के हक की बात करने वाला कौन है? क्या न्यायपालिका? क्या न्यायपालिका? ये हिंदू? आप, हम हिंदू, आप कौन है? अगर यह देश हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई कहने के कहते हैं तो मुझे याद करिएगा, 4 साल बाद अगर ऐसे आप पत्रकार जैसे लोग यहाँ इस चैनल पे बैठ के ये कहते हो, तो हर एक हिंदू का, हर एक मुसलमान का, हर एक सिख का एक अलग राज्य होगा। क्या देश में बंटवारा चाहते हैं आप? क्या देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन करना चाहते हैं आप? सर यही तो चल रहा है। नहीं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। जितने भी, मैं ये कह रहा हूँ, आज नेशनल मीडिया के पास कोई काम नहीं है। आज उसको गरीबी नहीं दिखती, आज उसको भ्रष्टाचार नहीं दिखता, आज उसको हिंदू मुसलमान अगला पिछड़ा दिखता है। और जहां उनकी वोट बैंक की सेटिंग होती है, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल तमाम उन जैसे लोगों के पास है, उन पूंजीपतियों के पास है जो हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा करके एक सेटिंग करके देश की सत्ता चलाना चाहते हैं। किसी गरीब नौजवान किसान का नहीं है। अगर यही होता रहा तो किसान का लड़का सेना पे बॉर्डर के रूप में क्यों जाएगा दिल्ली? क्यों जाएगा बॉर्डरों पे? नेताओं की लड़की किसने सेना के बॉर्डर पे है, बताइए मुझको। दीदी भैया, मैं एक बात इसी तरीके से जानता हूँ कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को अपनी अधिकार के साथ बात रखने का, संवैधानिक रूप से इस देश में विचरण करने का, अपने जीविकापार्जन के संसाधन खोजने का और अपना प्रतिनिधि चुनने का ये मौका दिया था। इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी मांग नहीं सुन रही है, सुब्रत राय भी नहीं रहे, अब उम्मीद किससे लगा रहे हैं? अरे मैं सरकार से ही उम्मीद लगा रहा हूँ। अभी तो मैं मानता हूँ कि भारत में लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र को हम सभी देश के 140 करोड़ लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान मानते हैं। जिस दिन से अगर ये महसूस होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधानों को नहीं माना जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि भगत सिंह एक नहीं 1 करोड़ पैदा हो जाएंगे, 1 करोड़ पैदा होंगे। तो अब मैंने इस नाते बहुत जोर देके इस बात को कहा है कि आज मैं यहाँ कह रहा हूँ कि भगत सिंह पैदा होंगे, कल मैं देशद्रोही होऊंगा, कल मैं राष्ट्रवादी, राष्ट्र विरोधी होऊंगा, कल मैं आतंकवादी होऊंगा। लेकिन जैसे अगर बात नहीं मानेंगे आपके पीएम मोदी तो क्या कीजिएगा? 2024 में असर दिखेगा इसका? और देखिए, सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, धरती सोने का ताज पहन इटलाती है, दो राह समय का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। 140 करोड़ में से 13 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जो इन परिवार को आप देख रहे हैं, ये अपने घर के अभिभावक हैं। हम एक सब्र की सीमा से ऊपर जा चुके हैं। राजनीतिक दलों से विश्वास टूटता जा रहा है। मैं मोदी की ही बात क्यों करूं, मैं भाजपा की ही बात क्यों करूं? कांग्रेस और तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी सीधी संलिप्तता है। इसी नाते तो आज देश के निवेशकों की बात करने के लिए वो खड़े नहीं होना चाहते। कौन ऐसा राजनीतिक दल है? आज हम इंतजार कर रहे हैं, आज आंखें गड़ाए बैठे हैं, और इस आधार पे कि कोई विपक्ष के लोग खड़े होकर 13 करोड़ लोगों की बात करे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। आज उनको अपने जब पैसे जो भ्रष्टाचार किए हैं उसको बचाने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ता है। लेकिन जब भ्रष्टाचारी 2 लाख करोड़ रुपए गरीब लोगों का लिया है, उसके लिए जंतर मंतर पे उनको अच्छा, एक सवाल है, आपका कोई भी मुद्दा होता है सीधे या तो मोदी पे चले जाते हैं या तो राहुल गांधी। आपके जो विधायक या सांसद है, अरे किसका है भाई? अरे किसका है भाई? किसका है भाई? किसका है? कोई आम आदमी का है? वोट मांगे तो वही आते हैं ना। कोई आम आदमी का है? आपको कैसे लगता है कि हम उनको नहीं घेरते? हम अगर जाते हैं, अगर अपने क्षेत्र में खड़े होते हैं तो हमारे साथी अपने विधायक का भी घेराव करते हैं और सांसद का भी घेराव करते हैं। जरा पूछिए ना कि जितने भी विधायक और सांसद हैं, क्या वो तमाम ऐसे लोग वो सहारा प्रबंधन तंत्र के मोटे मोटे गड्डियों के भरे बैग के नाते नहीं बोलते? हमारा काम है जनता का प्रतिनिधि चुनना। हमारा काम ये नहीं है कि हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो हमारे तमाम साथी हैं, जिन सभी लोगों को हम सभी लोगों ने अपने जनतंत्र के एक बड़े सचेतक के रूप में रखा है कि पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की न्याय के साथ बात करिएगा, इसी के नाते सदन में विधायक और सांसद चुने हैं ना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने हैं ना। किस दल के हैं, किस दल के नहीं है, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं होता। जिसकी जो विचारधाराएं होती हैं उससे विधायक और सांसद चुनता है। किस लिए चुनता है?
क्या उद्योगपतियों को संरक्षण देने के लिए, अपराधियों को वही संरक्षण तो मैं देने के कह लिए? रहा हूँ कि चुनाव मैं नजदीक आ रहा है, तमाम सांसद विधायक आएंगे, क्या जवाब दीजिए? मैं कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि सदियों से ठंडी बुझी राख मुस्कुराहटी, अब अति की सीमा हो रही है। निश्चित तौर पे अगर सरकारों और सरकारों में विपक्ष में भी बैठे लोग हमारी जिम्मेदारियों को नहीं लेते हैं, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे में से किसी कोई साथी उठेगा, उनको खड़ा करेंगे। उनको हम हर विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा के लोग हैं जो परिवार में 5 लोगों के बराबर की भूमिका रखते हैं, एक परिवार के मुखिया हैं वो लोग, और हम घर घर जाकर के एक एक रुपए भीख मांग करके अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे और उनसे जागृत करके उनको जनता के सदन में लाने की कोशिश करूंगा। युग परिवर्तन हुआ है ना, कई बार हुआ है। आपने देखा होगा कि बिहार की धरती से लोक नारायण जयप्रकाश जी जब चलते हैं तो इंदिरा की सत्ता उखड़ जाती है। आपने देखा है कि इसी दिल्ली जंतर सत्ता उखाड़ दीजिए क्या भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के दिन लद गए, हाँ। लदे। अभी बड़े बड़े राज्यों में अभी उनका उनको इस बात का घमंड हो रहा है, अरे वो कहाँ जीत रहा है, वो जनता थोड़ी जीत रही हो, ईवीएम जीत रहा, ईवीएम जीत रहा। अगर एक मिनट, अगर ईवीएम ना जीतता तो मैं कह रहा हूं कि जब पूरे दुनिया में लोकतंत्र में बैलेट पे चुनाव होता है तो मोदी को अगर लगता क्या है, क्यों करते हैं भाई? पूरा विपक्ष का रहा, पूरा देश का रहा, आप बैलेट पे ईवीएम की बात कर रहे हैं तो तेलंगाना और कर्नाटक में क्यों नहीं बोलते? अरे मैं कह तो रहा हूँ कि आपकी बटन दबती है, एक जगह पे सेटिंग होती है, 150 से 200 निकल जाते हैं, जीत जाते हैं, एक जगह पूरे के पूरे निकल जाते हैं, जीत जाते हैं। ये टेक्निकल है। हम मानते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक तराजुओं की तरफ जाइए, मैं सेटिंग करके दिखा दूं, 1 किलो चावल को कौन किलो चावल मिलेगा, ऐसे कई जगहों पे है। तो निश्चित तौर पे